छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, इस अधिनियम को कब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई? सबसे पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में, इसको अनुमति 28 अप्रैल 1961, ठीक है, यहाँ पर 1960 है और अनुमति प्राप्त हुई 1961, कब? 28 अप्रैल। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की अनुमति राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में 12 मई 1961। ये दोनों जो डेट है वो 1961, ये अप्रैल है, ये मई है। पहले अनुमति मिला अप्रैल में, उसके बाद मई में प्रकाशित हुआ। फिर अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुल अध्याय की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सबसे आसान क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अध्याय की संख्या कितनी है, तो अध्याय की संख्या है 11। कितना? अध्याय की संख्या है 11। और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में अगर पूछा जाए धाराएं की संख्या कितनी है, तो जो धाराएं है वो है 96, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 1 का क्या नाम है? तो किसी भी अधिनियम, चाहे वो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम हो या आंख मूंदकर किसी भी अधिनियम का धारा का एक नाम क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ, और हमेशा धारा 2 का नाम होता है परिभाषाएं। तो जो अगला क्वेश्चन है, धारा 2 का नाम क्या है, यहीं भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। धारा 2 का नाम है परिभाषाएं। और आज हमने कौन कौन सी धारा के बारे में डिस्कस किया? आपका धारा 1 और धारा 2, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है। अगला है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो होगा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 होगा, ये हमने देखा था। तो इस जो लाइन है इसका उल्लेख निम्न में से किस धारा में मिलता है? तो हमने देखा था कि धारा 1 में मिलता है, लेकिन धारा 1 की कौन से उपधारा में? धारा 1 के एक उपधारा में, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो होगा धारा 1 के एक उपधारा में। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का विस्तार कहाँ तक है? तो देखिए ऑप्शन इस तरीके से आपको फंसा सकता है ना, राज्य के चुनिंदा अनुसूचित क्षेत्र में, राज्य के प्रमुख पिछड़े क्षेत्र में, या फिर राज्य के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में। पढ़ने पर ऐसा लगेगा कि इनमें से ही कोई सही है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इसका जो विस्तार है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने खुद से बनाए हैं, खुद से टाइप किए हुए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? तो धारा 1 के उपधारा 1 में हमको क्या जानकारी मिलता है कि इसका नाम क्या है, संक्षिप्त नाम की जानकारी मिलती है, जबकि धारा 1 के उपधारा 2 में हमको इसका विस्तार जानने को मिलता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, इसका विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। फिर अगला है आपका अपर रजिस्ट्रार से क्या अभिप्रेत है? तो हमने जैसे अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, सबके बारे में क्या पढ़ा था? धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार। फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में शीर्ष सोसाइटी से अभिप्रेत क्या है? मतलब शीर्ष सोसाइटी का क्या मतलब है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, वह सोसाइटी जो सबसे ऊपर हो, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं इसमें, है ना। वह सोसाइटी जहां पर शीर्ष अधिकारी बैठते हों, ये भी हमने नहीं पढ़ा। वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे संबद्ध हो क्रियान्वयन के लिए सुविधाएं देना, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। वो जो सोसाइटी जिसका जो क्रियान्वयन मेन क्या होगा, अपने अंतर्गत जितने भी सोसाइटी आएगा उसको वो कार्य कर सके, इसलिए सुविधाएं देना, अगर वो सब काम करता हो तो वही सिर्फ सोसाइटी कहलाएगा। वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जाती है क्या कहलाता है? ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। कार्य क्षेत्र, जहां से सदस्य लिया जाता है उसको हम कहते हैं कार्य क्षेत्र। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में प्राधिकृत व्यक्ति से क्या अर्थ है? प्राधिकृत व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सहकारी बैंक द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति, ऐसा हमने नहीं पढ़ा था, है ना। समिति द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति, सोसाइटी द्वारा, तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? रजिस्ट्रार द्वारा, याद रखेंगे, रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति को ही हम प्राधिकृत व्यक्ति कहेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लेंगे रजिस्ट्रार द्वारा, है ना। फिर अगला है, केंद्रीय सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला आपका जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो केंद्रीय सोसाइटी के संबंध में हमने पढ़ा था, वो जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी हो सकता है। अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, ये भी होगा। जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटियों को उद्देश्य को संप्रवर्तित मतलब प्रचारित प्रमोट करना, है ना, तो ये भी होगा। और जिसकी कम से कम 5 सदस्य सोसाइटी हैं, तो ये भी होगा। तो ये जो सारे कथन है वो केंद्रीय सोसाइटी के संबंध में ही है। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है सही हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सहकारी संघ एक ऐसी रजिस्ट्री की सोसाइटी है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है, देखेंगे मुख्य उद्देश्य में क्या क्या है, सहकारिता को की शिक्षा देना, सहकारिता का प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और उसका विस्तार करना। ये सब कुछ मतलब उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है आपका, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में बोर्ड
के संबंध में क्या सही है, किसको हम बोर्ड कहते हैं इस अधिनियम में। तो हमने क्या पढ़ा था कि बोर्ड हम किसको कह सकते हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे वो सहकारी सोसाइटी का शासी हो, मतलब सहकारी सोसाइटी के नियंत्रण का, उसके निर्देशन का जिसको अधिकार हो, चाहे किसी भी नाम से उसको जाना जाए, सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों के निदेशन और नियंत्रण का भार जिसको सौंपा जाता है उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन अगर कहा जाए तो सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सोसाइटी के सामान्य निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी के उप नियमों के अनुसार व्यक्तिगत सदस्यों के समूह द्वारा चुना गया व्यक्ति क्या कहलाता है। तो हमने देखा था कोई भी सदस्यों के लिए कोई व्यक्ति चुना जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यायुक्त। ठीक है, थ्योरी में हमने इसका डिटेल पढ़ लिया था। अगला है विकास बैंक कहलाता है जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है। तो विकल्प ए और बी दोनों सही है, मतलब ये दोनों जो है विकास बैंक कहलाता है। अगला है संघीय सोसाइटी के संबंध में क्या सही है, ये आपको बताना है। तो संघीय सोसाइटी के संबंध में क्या क्या सही ऑप्शन हम देखते हैं। पहला आपका वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी शेयर मतलब का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए, मतलब सरकारी अंश पूंजी को हम छोड़ दें तो कम से कम 25% सोसाइटियों द्वारा धारित हो। ऐसा हमने नहीं पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था 50%, है ना। तो 50% वाला ऑप्शन ये आपका जो बी है वह आ जाएगा। संघीय सोसाइटी हम किसको कहेंगे, वो सोसाइटी जिसकी जो अंश पूंजी हो कम से कम 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो। ठीक है, अगर किसी भी सोसाइटी का अंश पूंजी सोसाइटी द्वारा स्वयं 50% धारित हो, मतलब जो शेयर है 50% खुद सोसाइटी के पास हो, वो अंश पूंजी को छोड़कर जो सरकार के द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ अपवर्जित करते हुए, है ना, सरकारी अंश पूंजी को छोड़कर 50% अगर स्वयं के द्वारा धारित है तब उसको संघीय सोसाइटी कहा जाएगा। फिर अगला है ऐसी सोसाइटी जो कृषि या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो, वो सोसाइटी क्या कहलाता है। ये सोसाइटी कहलाता है विपणन सोसाइटी। अब यहाँ पे कृषि सोसाइटी भी ऑप्शन मैंने आपको डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज हो सके। ठीक है, यहाँ पे आप किस में ध्यान देंगे, यहाँ पर विपणन में ध्यान देंगे। विपणन से आप याद रख लेना, विपणन सोसाइटी वह सोसाइटी जो ना तो शीर्ष सोसाइटी हो और ना ही केंद्रीय सोसाइटी हो, वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई शीर्ष या केंद्रीय दोनों नहीं है तो उसको हम प्राथमिक सोसाइटी कहते हैं। फिर अगला है ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की जाती है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक कृषि शाख सहकारी सोसाइटी या फिर समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक कृषि शाख सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत क्या आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, वृहत्ताकार और आदिम जाति सेवा सहकारी सोसाइटी। तो हमने ये पढ़ा था, है ना, हमने ये पढ़ा था कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के अंतर्गत जो है ये सब कुछ आएगा, हमने अधिनियम में देखा था। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है अनुसूचित जाति से क्या अभिप्रेत है, मतलब अनुसूचित जाति से आप क्या समझते हैं। इस अधिनियम में हमने अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के बारे में पढ़ा है। तो अनुसूचित जाति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे 341 में अनुसूचित जनजाति, और मैंने आपको बताया था कि इसमें एक जोड़ देना है और इसमें जन जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा अनुसूचित जनजाति और ये बन जाएगा अनुच्छेद आपका 2, है ना, मतलब 342। अगला क्वेश्चन वही है, अनुसूचित जनजाति से क्या अभिप्रेत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट जो अनुसूचित जनजाति होगा, इसमें क्या है, यहाँ पे तो मैंने जनजाति लिखा है, यहाँ पर आप जितने भी ऑप्शन में जन छूट गया है तो इसको जन डाल देना। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करने के कारण ऐसा हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्र से क्या अभिप्रेत है। वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश 1977 के अधीन घोषित किया गया हो उसको हम अनुसूचित क्षेत्र कहेंगे। कौन सा क्षेत्र, जो कि 1977 के अधीन घोषित किया गया हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करती है। तो रजिस्ट्रार जो नियुक्त किया जाता है वो धारा 3 के अंतर्गत किया जाता है, और रजिस्ट्रार कौन नियुक्त करता है, राज्य सरकार नियुक्त करता है। ठीक है, और राज्य के किसी व्यक्ति को ही नियुक्त करता है, मतलब जो व्यक्ति है वो राज्य का होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार की सहायता के लिए निम्न प्रयोगों को एक या एक अधिकारी नियुक्त कर सकती है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन, तो
ये जो ऑप्शन सी है, सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार और अन्य प्रयोग का जो कि वो जरूरत समझे जो कि विहित किया जाए, ये सब जो है रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकता है। फिर अगला है आपका, निम्न में कौन राज्य के किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करती है? तो कौन नियुक्त करती है? हमने देखा राज्य सरकार नियुक्त करती है सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार। ठीक है। फिर अगला है, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य सदस्यों के आर्थिक हित में हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा? तो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसको किया जा सकता है? जिसके उद्देश्य में सदस्यों का आर्थिक हित शामिल हो। अब ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? धारा 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है आपका धारा 4। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, धारा 4 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी? तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, किसी भी ऐसी सोसाइटी को जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित में हो, तो ये हमने पढ़ा था, ये सही है। किसी ऐसी सोसाइटी को जो कि किसी ऐसी सोसाइटी की संक्रियाएं मतलब परिचालन को सुकर मतलब आसान बनाने के उद्देश्य से प्रतिस्थापित की गई हो, तो ये भी सही है। किसी भी ऐसी सोसाइटी को जिसका उद्देश्य साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धांतों के अनुसार संपादित करना हो, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, इस प्रकार के सभी सोसाइटी को धारा 4 के अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत में शामिल किया जा सकता है, रजिस्ट्रीकृत इसका किया जा सकता है। फिर अगला आपका, परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 5 के अंतर्गत किसी भी सोसाइटी को परिसीमित या फिर अपरिसीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7, कोई सोसाइटी परिसीमित या फिर अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी? तो यहाँ पे कौन सी सोसाइटी की जा सकेगी? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, जब तक कि राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा निर्देशित ना करे, जब तक कि राज्य सरकार विशेष आदेश द्वारा निर्देशित ना करे, जब तक कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित ना करे। ठीक है, और यहाँ पे है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा, जब तक कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित ना करे, कोई भी सोसाइटी को परिसीमित या फिर अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत नहीं की जा सकेगी। फिर अगला आपका, अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत ऐसी सोसाइटी का जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, दायित्व क्या होगा? तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर कोई अन्य सदस्य सोसाइटी है तो उसका जो दायित्व है, धारा 5 में हमने देखा कि उसका जो दायित्व है परिसीमित हो जाएगा। ठीक है, जिस सोसाइटी की सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, उस सोसाइटी से भिन्न कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी यदि वह कम से कम ऐसे कितने व्यक्ति से मिलकर ना बना हो। तो हमने देखा था कि अगर कोई सदस्य है तो ऐसे सोसाइटी के लिए कम से कम 20 जो है सदस्य होने जरूरी हैं, और जो सभी 20 सदस्य हैं वो भिन्न कुटुंब मतलब अलग अलग घरों के होने चाहिए। इसके साथ साथ वो एक जगह, एक गांव, एक समूह के होने चाहिए। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में क्या सही है? तो रजिस्ट्रीकरण में हम देखते हैं, कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए, सदस्य का एक ही कुटुंब में होना चाहिए, सदस्य का एक ही नगर या ग्राम में निवास करना होना चाहिए, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी प्राथमिक सोसाइटी, अगर कोई प्राथमिक सोसाइटी है तो प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम कितने प्रतिशत महिला सदस्य होने चाहिए? तो प्राथमिक अगर सोसाइटी है तो कम से कम 33% महिला सदस्य होने चाहिए। लेकिन कंडीशन अगर ऐसा है कि इतना है ही नहीं, तो रजिस्ट्रार जो है पर्याप्त मतलब उचित कारणों से महिला सदस्यों की जो प्रतिशतता है उसको शिथिल अर्थात कम कर सकता है या फिर खत्म कर सकता है। फिर अगला है, किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन किसे किया जाएगा? तो रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन जो है वो रजिस्ट्रार को किया जाएगा। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रावधान निम्न में से किस धारा में है? तो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का जो प्रावधान है वो हमने देखा कि ये जो है आपका धारा 7 में है। अगला है, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन किए जाने के संबंध में क्या सही है? पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका, किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसकी की सदस्य कोई अन्य सोसाइटी ना हो, कम से कम 10 व्यक्ति द्वारा। किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी ना हो, कम से कम 5 सदस्य द्वारा। तो यहाँ पर हम ये जो पॉइंट है, अगर कोई अन्य सोसाइटी नहीं है तो 10, और अगर कोई अन्य सोसाइटी है तो 20 हमने देखा था, है ना। अगला है, जहाँ उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्रीकृत हो, सोसाइटियाँ ना हो, वहाँ 10 यहाँ पे 5 सदस्यों द्वारा। जहाँ उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्री की सोसाइटी ना हो, वहाँ 10 अन्य सदस्य द्वारा। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है और 4 है ये दोनों सही है ना। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के लिए क्या होना चाहिए? आवेदन के लिए हमने देखा कि ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी ना हो, कम से कम 10 व्यक्ति के द्वारा आवेदन किया जाना चाहिए। और हमने ये देखा था कि जहाँ उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्री की सोसाइटी ना हो, वहाँ 10 अन्य सदस्य के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है,
रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कितने दिन के भीतर विनिश्चय करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं 90 दिन के भीतर जो है रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन जो भी प्राप्त होगा 90 दिन के भीतर वो बता देगा, मतलब वो निश्चय करेगा। यदि रजिस्ट्रार नियत कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी कालावधि का अवसान मतलब समाप्त हो जाता है कि कितने दिन के भीतर ऐसे आवेदन का अगले उच्च अधिकारी को भेजा जाएगा। तो 90 दिन के भीतर अगर वो काम नहीं करेगा तो वो उच्च अधिकारी को भेजा जाएगा कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर। फिर अगला है सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के संबंध में क्या सही है, हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन संबंध सही है, रजिस्ट्रार किसी, चलिए सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के संबंध में सही है। रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर निश्चय करेगा। यदि रजिस्ट्रार नियत कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो ऐसी कालावधि का समाप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को निर्देशित कर देगा। जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रिक अधिकारी वहां राज्य सरकार को चले जाएगा। रजिस्ट्रिक अधिकारी या राज्य सरकार को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 2 माह के भीतर निपटारा किया जाएगा। ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अगर कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल हो जाए तो फिर उसे रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सभी पॉइंट सही हैं। ठीक है, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के संबंध में ये सारे पॉइंट सही हैं। हमने क्या देखा था कि रजिस्ट्रार जो है किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर विनिश्चय करता है। उसके बाद हमने देखा था कि यदि रजिस्ट्रार ये 90 दिन के भीतर नहीं फैसला करता अपना तो 15 दिन के भीतर जो है आवेदन अगले उच्च अधिकारी को चला जाता है। और फिर हमने ये देखा था कि अगला जो उच्च अधिकारी है, अगर रजिस्ट्रार स्वयं है, रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रिक अधिकारी है तो वो राज्य सरकार को चले जाता है। और फिर हमने देखा था कि जो राज्य सरकार भी है अगर सही समय पर निपटारा नहीं करेगा तो फिर क्या माना जाएगा, उसको रजिस्ट्री की सोसाइटी समझा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट सही हैं। फिर अगला है निम्न में से किस धारा के अंतर्गत सोसाइटियों के वर्गीकरण का उल्लेख है। धारा 10 के अंतर्गत उल्लेख है। सोसाइटियों के वर्गीकरण के बारे में किनका विनिश्चय अंतिम होगा। वर्गीकरण के बारे में जो रजिस्ट्रार है इसका जो निर्णय है वो अंतिम होता है ना। वर्गीकरण में हमने देखा था कि अलग अलग बहुत सारी सोसाइटियां के हिसाब से वर्गीकरण किया जा सकता है, एक या अधिक वर्गीकरण किया जा सकता है, और जो रजिस्ट्रार का वर्गीकरण का निर्णय होगा वो फाइनल होगा। फिर अगला है सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन के संबंध में सही है। कौन कौन सा पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। किसी सोसाइटी की उपविधियों का कोई भी संशोधन तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज ना की गई हो। तो ये हमने देखा था कि रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है। यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम के प्रतिकूल नहीं है तो संशोधन नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज नहीं करेगा या फिर इनकार नहीं करेगा, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर अगला है किसी धारा के अंतर्गत कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन करके अपना नाम तब्दील कर सकती है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत ऐसा हो सकता है, ये आपका धारा 13 के अंतर्गत हो सकता है। ठीक है, नाम तो बदला जा सकता है लेकिन अगर उस सोसाइटी के अंतर्गत कोई कानूनी प्रक्रिया चल रहा है तो वो नाम बदलने के बाद भी चलता रहेगा और उसके सदस्यों के जो भी लाभ या हानि होगा, जो भी चीज़ होगा वो चेंज नहीं होगा। रजिस्ट्रार कोई सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत किए गए समझे जाने के तारीख से कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो रजिस्ट्रीकरण जो प्रमाण पत्र है वो आपको 60 दिन के जो भीतर है वो आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से किस धारा में सोसाइटियों के पुनर्गठन का प्रावधान है। तो पुनर्गठन का प्रावधान है वो आपका धारा 16 में है। ऐसी सोसाइटी जो स्वयं का पुनर्गठन करने का विनिश्चय करती है वो क्या कहलाती है। तो स्वयं का पुनर्गठन जो विनिश्चय करती है वो कहलाती है आपका प्रभावित सोसाइटी, और पुनर्गठन हो जाने के बाद वो सोसाइटी कहलाती है आपका परिणामी सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है कोई सोसाइटी स्वयं को पुनर्गठित करने का विनिश्चय विशेष साधारण सम्मेलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले कितने सदस्यों के बहुमत से पारित किए गए संकल्प द्वारा कर सकेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा था कि उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका सही हो जाएगा। फिर अगला है आपका कोई भी सोसाइटी निम्न में से किसके साथ, जिसमें आपका औद्योगिक विनिधान मतलब निवेश हो गया, वित्तीय सहायता या फिर विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता सम्मिलित है, विशेष कारोबार कर सकेगी। अर्थात कोई भी सोसाइटी निम्न में से किसके साथ विशेष कारोबार कर सकेगी। किसी भी सहकारी उपक्रम, किसी भी सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी उपक्रम। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। कारोबार जो है इन तीनों के साथ किया जा सकता है।
अगला है आपका लोकहित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में सही है। क्या क्या सही है हम देखते हैं। राज्य सरकार रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसी पुनर्गठन स्कीम बना सकेगी। सही है, रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्कीम बनाएगा। किसी सहकारी बैंक के मामले में रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व अनुमति से मंजूरी नहीं, लिखित पूर्व अनुमति जो है वो होनी चाहिए, तो ये भी सही है। पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन उपरोक्त सभी डी सही होगा। निम्न में से किस धारा में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना प्रावधानित है। रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना किस में है, धारा 18 में। अगला है निम्न में से किस धारा के उपबंधों के अधीन सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाता है। तो उसमें धारा 18 में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, और इसमें सोसाइटी के जो रजिस्ट्रीकरण का समाप्त कर दिया जाना है आपका धारा क में। निम्न में से किस स्थिति में सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाता है। तो कौन सी स्थिति में समाप्त कर दिया जाता है। यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई सोसाइटी उसके आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन मतलब बहकावे के आधार पर रजिस्ट्रीकृत की गई हो, जहां सोसाइटी का कार्य पूर्ण हो चुका हो, जिन प्रयोजनों के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रित की गई थी उस हिसाब से कोई पूर्ति नहीं हो रही हो, तो तीनों स्थिति में जो है सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण जो है समाप्त कर दिया जाता है। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसी सोसाइटी सदस्य के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, इसको हम सदस्य के रूप में स्वीकृत कर सकते हैं। कोई अन्य सोसाइटी, कोई लोक न्यास, कोई अन्य निगमित निकाय अगर ये रजिस्ट्रीकृत है तो इसको भी हम कर सकते हैं सदस्य के रूप में स्वीकृत। रजिस्ट्री की सोसाइटी, तो उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब होगा, है ना। ये सब जो है सदस्य बनने के लिए पात्र है। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य के रूप में स्वीकृत किया जाने के लिए सम्यक रूप से अर्हित मतलब योग्य हो और सोसाइटी की सदस्यता के लिए कोई आवेदन करे तो कब तक उसे सदस्य के रूप में स्वीकृत कर लिया जाएगा। सोसाइटी के कार्यालय में वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से ही उसे स्वीकृत कर लिया जाएगा सदस्यता के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां से देखते हैं। किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश देने से इनकार अगर कर दिया जाए तो वहां प्रवेश देने से इनकार करने संबंधी विनिश्चय ऐसे विनिश्चय की तारीख से कितने दिन के भीतर उस सोसाइटी द्वारा उस व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो 30 दिन के भीतर, अगर इनकार किया जाता है तो 30 दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा। निम्न में से कौन स्वप्रेरणा से किसी भी समय या सोसाइटी या किसी व्यक्ति के ऐसे आवेदन पर किसी व्यक्ति के संबंध में यह घोषित कर सकेगा कि वह सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रजिस्ट्रार कर सकेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है ना, रजिस्ट्रार जो है इस तरह का काम कर सकेगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 5। जहां किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश देने से इनकार कर दिया जाए, वहां प्रवेश देने से इनकार करने संबंधी विनिश्चय कितने दिन के भीतर उस सोसाइटी द्वारा उस व्यक्ति को संसूचित किया जाना चाहिए। तो अगर कोई इनकार होता है तो 30 दिन के भीतर संसूचित किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश देने से इनकार कर दिया जाए, वहां व्यथित कोई भी व्यक्ति इनकार की तारीख से कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकता है। तो अपील जो भी होता है 90 दिन के भीतर होता है ना, तो अपील जो है 90 दिन के भीतर किया जा सकता है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धारा में सोसाइटी के सदस्य की निर्भरताएं मतलब अयोग्यताएं बताई गई हैं। तो आपका ऑप्शन है इतने सारे, तो धारा नंबर 19 क में अयोग्यताएं बताई गई हैं। कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि, तो ये जो सारे कंडीशन वो सही है, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, वह किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंदर वलित हो, है ना, और उसको 5 साल तक की कालावधि के लिए वो अपात्र हो जाएगा, और वह या कुटुंब या कोई ऐसा सदस्य जो कि उसके साथ सामान्य हित रखता हो, ऐसा कारोबार करता हो जो कि सोसाइटी द्वारा किया जा रहा हो, तो ये भी आपका अपात्र हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। थ्योरी में हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। फिर अगला आपका प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में निम्न में से कौन सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो प्राथमिक कृषि साख समितियों की दशा में आपका ये जो है कृषि भूमि धारित करने वाला भूमि स्वामी, मौरूसी कृषक, सरकारी पट्टेदार, ये सभी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है आपका निम्नलिखित में से किस धारा में बोर्ड की सदस्यता के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए निर्भरताएं बताई गई हैं। तो सदस्यता और प्रतिनिधित्व के लिए निर्भरताएं कौन सी धारा में बताई गई हैं, 19 का क और क में। अगला है आपका यदि सोसाइटी की बोर्ड समिति के कोई सदस्य किसी निर्भरता से ग्रस्त है, इसकी जानकारी सोसाइटी बोर्ड को आने की तारीख से कितने मास के भीतर ऐसे सदस्य को पद धारण करने से निर्धारित कर दिया जाता है, मतलब अयोग्य कर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 2 मास के भीतर। निम्नलिखित में से किस धारा में सदस्यों का निष्कासन वर्णित है। सदस्यों का निष्कासन वर्णित है आपका धारा 19 के ग में।
फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13, बोर्ड निष्कासन के प्रयोजन के लिए किए गए सम्मेलन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों कितने बहुमत से पारित किए गए संकल्प द्वारा किसी सदस्य को निष्कासित कर सकेगी। तो बहुमत आपको याद रखना है 3/4 के द्वारा, ठीक है, 3/4 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बोर्ड किसी सदस्य को निष्कासित कर सकेगी यदि वह कोई ऐसा कार्य जिससे कि सोसाइटी की साख और क्षति पहुंचने की संभावना, ये भी सही है। मिथ्या कथनों द्वारा सोसाइटी को जानबूझकर प्रवंचित या धोखा दे रहा हो, तो ये भी है। कोई ऐसा कारोबार करता हो जो सोसाइटी द्वारा किए गए कारोबार की प्रतिद्वंदिता, मतलब लगभग लगभग सेम कार्य करता है ना, तो उपरोक्त सभी कारणों से बोर्ड किसी सदस्य को निष्कासित कर सकेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 15, कोई व्यक्ति जिसे निष्कासित कर दिया गया है कितने अवधि तक किसी भी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो 1 वर्ष के लिए, है ना, निष्कासन की तारीख से 1 वर्ष के लिए वो पुनः किसी भी और जगह सहकारी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं कर पाएगा। फिर अगला है, निम्न में से किस धारा में नाम मात्र के सदस्य का विवरण मिलता है। तो धारा 20 में नाम मात्र के सदस्य का विवरण मिलता है। अगला है, नाम मात्र के सदस्य के संबंध में क्या सही है। नाम मात्र के सदस्य के संबंध में कोई सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाम मात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगी, तो ऐसा तो किया जा सकता है, ये पॉइंट सही है। ऐसे सदस्यों का सोसाइटी के प्रबंध में या उसके लाभों में कोई अंश नहीं होता क्योंकि वो नाम मात्र है, इसलिए ये भी सही है। वह सोसाइटी के परिसमापन की दशा में किसी भी योगदानी दायित्व के अधीन नहीं होगा, तो परिसमापन की दशा में इसको कुछ नहीं मिलने वाला। उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब है। फिर अगला है, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलापों में एक मत देने का अधिकार होगा, इसका उल्लेख किस धारा में मिलता है। तो मत वाला हमने पढ़ा था धारा 22 में, और इसका जो उल्लेख है धारा 22 के 1 में ये मिलता है कि प्रत्येक सदस्य को, ठीक है, प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलापों में मत देने का अधिकार है। तो याद रखेंगे, ये प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलापों में मत देने का अधिकार है, धारा 22 का 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है, मतों में बराबर बराबर होने की दशा में किसका जो निर्णायक मत है वो आपका द्वितीयक या फिर निर्णायक मत होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, रजिस्ट्रार का जो मत होगा, सॉरी रजिस्ट्रार नहीं, सभापति होगा, सभापति का जो होगा निर्णायक या फिर द्वितीयक मत, उसको हम अंतिम मानेंगे। फिर अगला है आपका, बोर्ड में प्रत्यायुक्तों की संख्या किसी भी समय सोसाइटियों के प्रतिनिधियों की संख्या से कितनी होनी चाहिए। तो बोर्ड में प्रत्यायुक्तों की जो संख्या होगी वो प्रतिनिधियों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी। कितना? 1/3 से अधिक नहीं होगी। फिर अगला है, मत का प्रयोग करने की रीति किस धारा में है। मत का प्रयोग करने की जो रीति है, किस हिसाब से प्रयोग किया जा सकता है, वो हमने देखा था धारा 23 में। मत का प्रयोग करने की रीति के संबंध में क्या सही है। किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपना मत जो है स्वयं प्रयोग करेगा, किसी और को नहीं दे सकेगा, है ना, तो ये भी सही है। कोई सोसाइटी जो किसी अन्य सोसाइटी के सदस्य है अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकेगी, तो ये पॉइंट भी सही है। राज्य सरकार अपने अधिकारियों में से एक को, जिसका कि सदस्य राज्य सरकार हो, अपनी ओर से मत देने अन्यथा भाग लेने के लिए नाम निर्देशित कर सकेगी। तो हमने ये सब देखा था कि सदस्य केवल अपना स्वयं मत देगा, बाकी लोग अपने हिसाब से प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है, जहां कोई अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किया जाता हो और अंश प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, उस दशा में मत करने का अधिकार किसके पास होगा। तो अगर अंश प्रमाण पत्र जारी किया गया है, कहाँ पर, यहाँ पे अंश प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ठीक है, तो इस दशा में अंश प्रमाण पत्र में जिसका पहला नाम आता है उसको मत देने का अधिकार होगा। और जहां पर अंश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, अंश के बारे में सोसाइटी अंश प्रमाण पत्र जहाँ पर जारी नहीं किया जाता, वहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जिसका नाम रजिस्टर में पहले आता हो। तो जिसका नाम ऐसी सोसाइटी द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में पहले आता है, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसको मत देने का अधिकार होगा। इसको आप समझ लीजिए, जहाँ कोई अंश एक से अधिक व्यक्ति द्वारा होता है और जिसको अंश प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, तो उसमें अंश प्रमाण पत्र में जिसका पहला नाम होता है उसको आपका मत देने का अधिकार होता है। और अगर अंश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसको मत देने का अधिकार होता है। फिर अगला है, राज्य सरकार का या किसी अन्य सोसाइटियों से भिन्न कोई भी सदस्य सोसाइटी की कुल अंश पूंजी का कितने भाग से अधिक धारण नहीं करेगा। तो ये भी हमने पढ़ा था, ये आपका ये 1/5 हमने पढ़ा था, है ना, और 1/5 के साथ साथ 20,000 से अनधिक पढ़ा था। कोई सदस्य सोसाइटी के अंशों में कितने रुपए से अधिक कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगा। तो ये हमने पढ़ा था 20,000 रुपये। फिर अगला है, किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी में
के अपने अंश या हित का कोई अंतरण ट्रांसफर तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि वह सदस्य ऐसा अंश या हित कम से कम 1 वर्ष तक धारण ना कर चुका हो। ये पॉइंट सही है। वह अंतरण उस सोसाइटी को या उस सोसाइटी के किसी सदस्य को ना किया जाए, है ना, और वह अंतरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित ना कर दिया जाए। तो ये सारे पॉइंट सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर कोई सोसाइटी मृत सदस्य का अंश या हित किसे अंतरित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, मृतक के पुत्र ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, वारिस हालांकि लिखा है तो पुत्र तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले जिसे नाम निर्देशित किया जाए, है ना, तो यहाँ पर जो है समझते हैं जिसे कि उन नियमों के अनुसार नाम निर्देशित किया गया हो। और अगर नाम निर्देशित नहीं किया गया है तो कोई व्यक्ति ना हो नाम निर्देशित वाला, तो ऐसे व्यक्ति को जो मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है बी और सी सही है। इसका मतलब डी विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। निम्न में से किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि किसी सदस्य का अंश या हित किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्वाधीन में नहीं होगा। तो ये हमने देखा था धारा 27 में ये कहा गया है, किसी भूतपूर्व सदस्य का अथवा किसी सोसाइटी के मृत सदस्य की संपदा का दायित्व कितने वर्ष की कालावधि तक बना रहता है। तो ये बना रहता है 2 वर्ष की कालावधि तक। 2 वर्ष की कालावधि तक भूतपूर्व और मृतक जो सदस्य होते हैं इसकी संपदा का दायित्व बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के कौन से अध्याय में सोसाइटियों का प्रबंध है। तो कौन से अध्याय में है? अध्याय 5, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एक बहुत बड़ा सिलेबस आज भी खत्म हो गया। किसी सोसाइटी में अंतिम प्राधिकार निम्न में से किस में निहित होता है। तो अंतिम जो प्राधिकार होता है, हमने बात किया था साधारण निकाय, लोकल बॉडी। तो यहाँ पे देखेंगे, याद रखेंगे, सदस्यों के साधारण निकाय, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक सोसाइटियों का प्रबंध जो है किस में निहित होता है। तो प्रबंध जो है वो गठित की गई बोर्ड में निहित होता है, ये हमने देखा था, ठीक है। और ये एकदम डायरेक्ट पूछा जाएगा तो याद रखना, गठित की गई बोर्ड में निहित होता है। सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड में उनके सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्थान का आरक्षण किस प्रकार किया जाएगा। तो सहकारी बोर्ड में सदस्यों के स्थान का आरक्षण उनकी सदस्यता के अनुपात में किया जाएगा। यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं दिया है, 50% है ना, 25 से 50%। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, जहाँ पे कंडीशन दिया जाएगा कंडीशन वाला भी आपसे बनेगा, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। प्राथमिक सोसाइटी के समिति आरक्षण बोर्ड की कुल सदस्यता के कितने प्रतिशत की अधिक नहीं होगी। यहाँ पे इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्राथमिक सोसाइटी के समिति में आरक्षण जो होगा बोर्ड की कुल सदस्यता के कितने प्रतिशत से नहीं होगी, अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो कोई भी जो याद रखेंगे आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगी, इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यदि प्राथमिक सोसाइटी के समिति में आधे या आधे से अधिक सदस्य 50% या 50% से ज़्यादा ST SC OBC वाला कंडीशन आप याद रखेंगे, ठीक है। आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। तो ऐसी स्थिति में इन जातियों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण रखा जाएगा वो कैसे निर्धारित किया जाएगा, कुल संख्या से कम आधा, ठीक है। जहाँ पे आप 50% यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी आप 50 याद रख लेना, ठीक है। कुल संख्या के कम से कम आधे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। फिर अगला है आपका, प्राथमिक सोसाइटी का समिति में आरक्षण के संबंध में निम्न में से क्या सही है, ये हम देखते हैं। यदि समिति के आधे या आधे से अधिक सदस्य ST SC OBC वर्ग में स्थानों में हैं, तो कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान जो है ऐसे ST SC OBC वर्ग के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे, ये सही है। यदि समिति के 1/4 मतलब 25% या 1/4 से अधिक किंतु आधे से कम मतलब 25% से 50% के जो सदस्य हैं वो ST SC OBC वर्ग के हैं, तो 3 ऐसी जो आरक्षण है ST SC OBC वर्ग के लिए कर दिया जाएगा, और प्रत्येक के लिए एक ST के लिए एक, SC के लिए, OBC के लिए एक, ये मैंने आपको बताया था। तो ये भी आपका सही है। आरक्षण बोर्ड की कुल सदस्यता के 50% से अधिक जो है नहीं होगी, तो ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, ये आप याद रखेंगे। फिर अगला है, किसी संशोधन सोसाइटी में कितने अध्यक्ष, सभापति और उपाध्यक्ष जो है या फिर उपसभापति होंगे। तो संसाधन सोसाइटी के संबंध में हमने क्या पढ़ा था, संसाधन सोसाइटी के संबंध में हमने पढ़ा था कि एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 9, संसाधन सोसाइटियों के उपाध्यक्षों उपसभापतियों के संबंध में क्या सही है। तो हम अब बात करें उपाध्यक्ष के बारे में। संसाधन सोसाइटी के एक पद स्त्री सदस्य द्वारा धारित होगा। हमने ये देखा था कि संसाधन सोसाइटी में 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष रहेंगे। तो 2 में से हमने ये देखा था कि 1 पद स्त्री द्वारा धारित किया जाएगा, ठीक है। तो 1 पद तो ये फाइनल हो गया फीमेल। यदि
पद यदि जो है एक पद यदि अध्यक्ष एसटी एससी ओबीसी वर्ग से निर्वाचित ना हो तो इनमें से किसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा अन्यथा किसी भी वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित किया जाएगा। ये भी सही है। ये हमने देखा था कि एक तो फीमेल हो गया और एक अगर अध्यक्ष एसटी एससी ओबीसी का है तो ये आपका जनरल या फिर एसटी एससी ओबीसी कोई भी हो सकता है, और अगर अध्यक्ष एसटी एससी ओबीसी का नहीं है तो ये कन्फर्म एसटी एससी ओबीसी वर्ग की कैटेगरी के ही लोग होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये पॉइंट भी सही है। और उसके बाद देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित अगर क्षेत्र है तो अध्यक्ष दो होगा, मतलब सभापति वो केवल अनुसूचित जनजातीय वर्ग का व्यक्ति ही बन सकता है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त जो सभी है कथन वो सही है। फिर अगला है किसी उपभोक्ता सोसाइटी में, ये हम पढ़ रहे थे संसाधन सोसाइटी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता सोसाइटी के बारे में। तो किसी उपभोक्ता सोसाइटी में कितने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, तो इसमें हमने देखा था कि इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, एक सभापति एक उप सभापति। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका सही होगा। एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होंगे जिनमें से एक महिला होगी, जिनमें से जो कोई भी एक होगा वो महिला होंगी। फिर अगला कोई सदस्य बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए परिवरित मतलब अयोग्य हो जाएगा। अब ये कंडीशन पढ़ लेते हैं। सदस्य जो लगातार 2 सभाओं में अपने आप को अनुपस्थित रखता है, ये ऑप्शन नहीं। हमने देखा था कि लगातार 3 बार, कितने बार, लगातार 3 बार अगर बैठक में अनुपस्थित रहता है तो 3 वाला कंडीशन है आपका ऑप्शन बी, लगातार 3 बार सभाओं में अपने आप को अनुपस्थित रहता है तो वो जो सदस्य होगा बोर्ड के लिए कार्य करने के लिए जो है अयोग्य या फिर अपरिविरत, कभी कभी क्या है एकदम आसान भाषा में तो नहीं लिखा रहेगा और एज इट इज लिख दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अपरिविरत। फिर अगला है बोर्ड के सदस्यों की कुल जो संख्या है अधिकतम कितनी होगी, तो हमने देखा था कि बोर्ड की जो सदस्यों की कुल संख्या है वो 21 से अधिक मतलब 21 से ज़्यादा नहीं होगा, और इसमें से जो है आपका 2 जो है कम से कम जो 2 हैं वो महिलाएं होंगी। बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या 21 से अधिक नहीं होगी जिनमें 2 महिलाएं होंगी। ये नोट करके मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर अगला है आपका सोसाइटी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब कथन पढ़ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी, एक से अधिक केंद्रीय सोसाइटी का तथा एक से अधिक प्राथमिक सोसाइटी का पद धारण नहीं करेगा, तो ये जो है सही है। कोई व्यक्ति एक समय में एक से अधिक पद धारण करता है तो वह 1 माह के भीतर लिखित हस्ताक्षरित पत्र रजिस्ट्रार को देकर त्याग पत्र देगा, तो ये भी सही है। यदि वह त्याग पत्र देने में असफल होता है तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि निर्वाचन या फिर नियुक्ति के पूर्व में जो वो पद धारण किया हुआ था उस पद को वो समाप्त कर दिया या फिर उससे त्याग पत्र दे दिया है, तो ये भी कंडीशन सही है। देखिए हम होता क्या, थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो यही सारी चीज़ें जो है वहाँ पर समझ नहीं आती, और जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आसानी से समझ आ जाता है। इसलिए थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज पढ़ना यहाँ पे जरूरी है, और एमसीक्यू जैसे कठिन सब्जेक्ट है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए निरर्हताएं निम्न में से किस धारा में हैं। तो पद धारण करने के लिए जो निरर्हताएं हैं वो आपका धारा नंबर 48 के क में है। अगला है किसी सोसाइटी में प्रतिनिधियों के आरक्षण के संबंध में क्या सही है। प्रतिनिधियों के आरक्षण के बारे में देख लेते हैं। किसी सोसाइटी से जहां सदस्य की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं वहां ऐसा प्रतिनिधि केवल ऐसी जातियों या जनजातियों में होगा। ये पॉइंट सही है क्योंकि हम प्रतिनिधियों के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम सदस्य के बारे में बात किए थे तो वो अलग था, ये हम बात कर रहे हैं प्रतिनिधियों के बारे में। किसी सोसाइटी में जहाँ सदस्य की कुल संख्या के कम से कम 2/3 मतलब सदस्य जो है अन्य पिछड़े वर्ग के हैं और वहाँ ऐसे जो प्रतिनिधि होंगे वो इसी वर्ग के ही होंगे। ठीक है, तो ये विकल्प ए और बी ये दोनों सही हैं। ठीक है, निम्न में से किस धारा में सोसाइटी के बोर्ड की शक्तियों का उल्लेख मिलता है। सोसाइटी के बोर्ड के शक्तियों का उल्लेख हमको मिलता है धारा 48 का ग। अगला है आपका किसी सोसाइटी के बोर्ड की शक्तियाँ कौन कौन से होंगी। अब हम ये जो चीज़ें जब मैं थ्योरी पढ़ा था तो आपको बताया था कि किस तरीके से पूछी जा सकती है। तो आप शक्तियों में मैंने आपको बताया था कि नियुक्ति, पद से हटाना, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सदस्यता स्वीकृत एवं समाप्त करना ये था, सभापति एवं अन्य पदाधारियों को निर्वाचित करना ये भी था, सभापति एवं पदधारियों को पद से हटाना ये भी था, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृंद की संख्या जो है वो नियत करना मतलब फिक्स करना ये भी था, और अन्य नीतियां बनाना, बहुत सारी नीतियां जिसके कंडीशन भी दिए थे कि कौन कौन से जो नीति है वो बना सकते हैं। तो हो सके ये ऑप्शन में ना भी दे, ये 4 कंडीशन दे दे, और दे दे तो इसी तरीके से देगा कि नीतियां बनाना। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 कंडीशन जो है ऑप्शन नंबर डी सही आपको दिखेगा। फिर अगला आपका वार्षिक साधारण सम्मेलन का उल्लेख किस धारा में है। वार्षिक साधारण की हम बात कर रहे हैं तो साधारण सम्मेलन का उल्लेख धारा 49, जबकि आपका विशेष सम्मेलन पूछा जाए वार्षिक विशेष सम्मेलन तो उसका धारा 50 में आपको मिल जाएगा। प्रत्येक सोसाइटी सदस्यों का साधारण सम्मेलन कब बुलाया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह की कालावधि के भीतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
अगला है बोर्ड की अवधि वार्षिक साधारण सम्मेलन की तारीख से कितने मास की कालावधि के भीतर समाप्त हो जाएगी। तो वार्षिक जो साधारण सम्मेलन होगा उसके 3 मास के भीतर, ये हमने देखा था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है आपका साधारण सम्मेलन की सूचना उस जिले की जिसमें की सोसाइटी स्थित हो उप सहायक रजिस्ट्रार को सम्मेलन की तारीख से कम कितने दिन पूर्व देनी चाहिए। तो कभी भी अगर साधारण सम्मेलन होगा तो 14 दिन पूर्व जो है सम्मेलन की जो आवेदन है वो भेजी जानी चाहिए, मतलब बतलाई जानी चाहिए। अगला है आपका, यदि कोई ऑफिसर निर्धारित कालावधि के भीतर साधारण सम्मेलन बुलाने में असमर्थ होते हैं तो रजिस्ट्रार जो है उस ऑफिसर को कितने वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। यहाँ पे याद रखेंगे 3 वर्ष से अधिक। यहाँ पे है आपका साधारण सम्मेलन वाला कंडीशन, और यहीं पे अगर विशेष जोड़ दिया जाए, विशेष साधारण सम्मेलन, तो वहाँ पे आपको याद रखना है 7 वर्ष से अनअधिक। इसका ये मतलब है कि मैक्सिमम 7 वर्ष विशेष में, और यहाँ पे 3 वर्ष से अधिक, इसका ये मतलब है कि मिनिमम 3 वर्ष। इसका ये मतलब है कि 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, और 3 वर्ष से अनधिक इसका मतलब है कि 7 से ज़्यादा नहीं होगा, 7 से कम ही होगा। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है। साधारण सम्मेलन में अगर कोई ऑफिसर साधारण सम्मेलन बुलाने में असमर्थ रहता है तो 3 वर्ष से अधिक के लिए उसको जो है अयोग्य घोषित कर सकता है। यदि कोई ऑफिसर निर्धारित कालावधि के भीतर साधारण सम्मेलन बुलाने में असमर्थ होता है लेकिन वो ऑफिसर सोसाइटी का कर्मचारी हो तो इस कंडीशन में वो दंड कितना उसको मिलेगा, 5,000 रुपये का दंड उसको मिलेगा। ये फिक्स है, और उसमें आपको देखेंगे तो 5,000 से अधिक लिखा है विशेष वाले में, है ना। अगला है बोर्ड का कार्यकाल कितना होगा। तो प्रथम सम्मेलन जो भी होगा उससे 5 वर्ष तक का। तो ये ऑप्शन नंबर सी, उस तारीख से जिसको बोर्ड का प्रथम सम्मेलन किया जाता है 5 वर्ष। ठीक है, बोर्ड के कार्यकाल के अवसान मतलब समाप्ति के कितने मास के पूर्व बोर्ड का निर्वाचन कराया जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो 6 मास पहले याद रख लेना। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग 6 मास के भीतर तथा सहकारी बैंक के मामले में 12 मास के भीतर निर्वाचन करवाएगा। कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। फिर अगला है, कोई सोसाइटी विशेष साधारण सम्मेलन बुला सकेगी यदि विशेष साधारण सम्मेलन बुलाने की कंडीशन क्या है, रजिस्ट्रार अगर चाहे तो। रजिस्ट्रार अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों की लिखित अध्यापेक्षा प्राप्त होने पर, मतलब जो सदस्य रहेगा, सदस्य के 1/10 जो सदस्य हैं वो लिखित में आवेदन देंगे तब। तो विकल्प ए और बी दोनों सही है ना। अगर लिखित आवेदन मिलेगा, सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों का अगर लिखित आवेदन मिलेगा तो रजिस्ट्रार की अध्यपेक्षा पर जो है विकल्प ए और बी दोनों सही है कि आपका विशेष साधारण सम्मेलन जो है बुलाया जा सकता है। रजिस्ट्रार से या सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों के लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात कितने समय के भीतर जो है विशेष साधारण सम्मेलन बुलाया सकेगी। तो याद रखेंगे 1 महीने के भीतर अगर ऐसा आवेदन प्राप्त होता है तो 1 महीने के भीतर विशेष जो है साधारण सम्मेलन बुलाया जा सकेगा। यदि कोई ऑफिसर निर्धारित कालावधि के भीतर विशेष साधारण सम्मेलन बुलाने में असमर्थ होता है तो रजिस्ट्रार उस ऑफिसर को कितने वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 7 वर्ष से अधिक। ठीक है, 7 वर्ष से अनअधिक। अब यहीं पे आप ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे जैसे मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया था। 7 वर्ष से अनअधिक, मैंने बताया था कि 7 वर्ष मैक्सिमम, 7 से उसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और साधारण सम्मेलन की स्थिति में 3 वर्ष से अधिक लिखा था, है ना। चलो ठीक है, तो मैक्सिमम 7 वर्ष याद रखेंगे आप। 7 वर्ष से कम मिलेगा, 7 वर्ष अनधिक मतलब मैक्सिमम 7 वर्ष, इससे कम भी मिल सकता है। जबकि यहाँ पे साधारण में हमने देखा था 3 वर्ष से अधिक मतलब ये मिनिमम 3, इससे ज़्यादा मिल सकता है। यदि कोई ऑफिसर निर्धारित कालावधि के भीतर विशेष साधारण सम्मेलन बुलाने में असमर्थ होता है और वह सेम वाला कंडीशन है लेकिन वह ऑफिसर सोसाइटी की कर्मचारी हो तो इसमें क्या होगा, 5,000 रुपये का दंड आरोपित होगा। तो ये तो हमने पढ़ा था साधारण वाले में। इसका जो ऑप्शन होगा 5 वर्ष आपका जो है 5,000 रुपये से, यहाँ पे 5,000 रुपये दंड आरोपित, 5,000 से अनअधिक, ये वाला हो जाएगा 5,000 रुपये से अनअधिक। ठीक है, 15,000 रुपये तो नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 5 वर्ष का जो दंड है आरोपित, तो 5,000 रुपये तो उसमें फिक्स था साधारण वाले में, है ना। अब विशेष वाले में क्या है, 5 वर्ष से अनअधिक मतलब 5 वर्ष से जो मैक्सिमम 5,000 रुपये, और उसमें जो है फिक्स था 5,000 रुपये। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, उसको आप क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, है ना। अगला है, सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने का दायित्व किसका होगा। सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने का जो दायित्व है राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा में उल्लेख है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने एवं निर्वाचन नामावली तैयार करने का अधिकार देगी या फिर प्राधिकृत करेगी। तो ये हमने देखा था धारा 50 के ख, ऑप्शन नंबर बी में। फिर अगला है, राज्य सरकार को सोसाइटी के समस्त बोर्ड में कितने व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट मतलब मनोनीत करने का अधिकार होगा। तो कम, यहाँ पे आप याद रखेंगे 4 से अनअधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 4। यदि राज्य सरकार की राय में
यह आवश्यक हो कि ऐसी सोसाइटी की समिति में स्त्री सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए तो राज्य के निर्देश पर समिति में स्त्रियों के लिए कितने स्थान का आरक्षण करने की व्यवस्था की जाएगी। ये भी आपका अधिकतम 4। सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की शक्ति किसके पास होगी। सोसाइटी के किसी भी अधिकारी को हटाने की शक्ति जो है आपका रजिस्ट्रार के पास होगी। रजिस्ट्रार सोसाइटी को किसी अधिकारी को पद से हटा सकता है यदि, अब कंडीशन देख लेते हैं, अधिकारी ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में घोर उपेक्षा की है, ये कंडीशन सही है, इसके हिसाब से हटा सकता है। अपने कपटपूर्ण कार्य द्वारा सोसाइटी को वित्तीय हानि पहुंचाई है, ये कंडीशन भी सही है। तो विकल्प ए और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार जो है सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी को उसके द्वारा धारित पद से हटा दे और जहां आवश्यक हो वहां से उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण न कर सके, इसलिए 3 वर्ष से अनधिक काल तक के लिए उसको निरर्हित मतलब अयोग्य भी कर देगा। तो ये सब हमने थ्योरी में भी पढ़ लिया था। क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में लेखाओं की संपरीक्षा निहित है या फिर लेखाओं की संपरीक्षा का उल्लेख है। तो हमने देखा था धारा 58 में लेखाओं की संपरीक्षा का उल्लेख है। धारा 59 में तो आपने जांच के बारे में पढ़ा था। रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष कितने बार, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक ईयर में एक बार, याद रखना, वर्ष में कम से कम एक बार सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा मतलब अकाउंट्स का ऑडिट करवाएगी या फिर कर सकेगी। अगला है आपका सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा कौन करेगा। तो सोसाइटी की संपरीक्षा जो है या तो रजिस्ट्रार स्वयं कर सकता है या फिर रजिस्ट्रार जो है साधारण या फिर विशेष आदेश द्वारा इस हेतु कोई व्यक्ति प्राधिकृत करेगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में इसका जो है राइट आंसर होगा, विकल्प ए और बी दोनों सही। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी सोसाइटी अपने लेखाओं की संपरीक्षा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही करवा सकेगी। तो इसका जो आंसर था हमने देखा था, अगर कोई केंद्रीय सोसाइटी है तो, अगर कोई शीर्ष सोसाइटी है और अगर कोई नगरीय सहकारी बैंक है तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। अगर ये 3 हैं तो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड अकाउंट से ही अपना जो है लेखाओं का संपरीक्षा करवाएंगे इन लोग। अगला है प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखा पुस्तकों और समस्त व्यवहारों जो उसके कारोबार से संबंधित है किसके समक्ष प्रस्तुत करेगी। तो जो संपरीक्षक होंगे, जो ऑडिटर होंगे, जो ऑडिट करेंगे, या फिर जो संपरीक्षक फर्म होगा, ऑडिटर एजेंसी होगी, इन दोनों के समक्ष। तो ऑप्शन सी है, ये दोनों के समक्ष। ठीक है, संपरीक्षक मतलब ऑडिटर अथवा संपरीक्षा फर्म मतलब ऑडिट फर्म्स। ठीक है, फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष जिससे ऐसे लेखे संबंधित हो की समाप्ति के कितने माह के भीतर कराई जाएगी। तो हमने ये देखा था कि जो है लेखाओं की संपरीक्षा वर्ष में कम से कम प्रत्येक सोसाइटी एक बार होना चाहिए और लेखाओं की संपरीक्षा वित्तीय वर्ष जिससे वो डेटा संबंधित है उससे 6 माह के भीतर, ऑप्शन डी 6 माह के भीतर जो है होनी चाहिए। फिर अगला आपका शीर्ष सोसाइटियों के लेखाओं का संपरीक्षा प्रतिवेदन किसके समक्ष रखा जाएगा। तो शीर्ष सोसाइटियों के लेखाओं का संपरीक्षा जो प्रतिवेदन है वो राज्य विधानसभा के किसके समक्ष रखा जाएगा, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। निम्न में से किस धारा में निहित है कि राज्य सरकार एक संपरीक्षा बोर्ड का गठन कर सकेगी। तो संपरीक्षा बोर्ड जो है कौन से धारा में है, धारा 58 का क। कौन सा, धारा 58 का क। फिर अगला आपका रजिस्ट्रार किसके आवेदन पर सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के संबंध के बारे में जांच कर सकेगा या जांच करवा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा था या तो स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रार ऐसा कर सकता है या बोर्ड के कम से कम 1/3 सदस्यों के आवेदन पर या सोसाइटी के जो कुल संख्या उससे कम से कम 1/10 सदस्यों के आवेदन पर। ठीक है, तो उपरोक्त जो सभी है इसका सही जवाब होगा। अगला है जांच के आदेश होने की तारीख से कितने माह की कालावधि के भीतर जांच की जो रिपोर्ट है वो संबंधित सोसाइटी या फिर आवेदक को दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जांच याद रखना, जांच की जो रिपोर्ट है 4 महीने के भीतर दिया जाना चाहिए संबंधित जो है आवेदक या फिर सोसाइटी को। फिर अगला आपका किसी सोसाइटी के संबंध में जांच करने के प्रावधान निम्न में से किस धारा में है। जांच करने का जो प्रावधान है वो है आपका धारा 59। धारा 58 में हमने पढ़ा था लेखाओं का संपरीक्षा वगैरह है ना, धारा 59 में जांच। फिर अगला आपका जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों के कर्तव्य के संबंध में क्या सही है। तो जांच में सहायता करने के संबंध में व्यक्तियों के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो भी उसके पास रिपोर्ट रहेगा वो संपरीक्षक को देगा। तो जांच करने वाले अधिकारी को ऐसी जानकारी जो कि उसके कब्जे में हो वो देगा। सोसाइटी से संबंधित समस्त पुस्तकें एवं कागज पत्र जो उसकी अभिरक्षा में हो तथा उसकी शक्ति के अधीन हो पेश करेगा। ये भी सही है और ये भी सही है। जांच के संबंध में अन्य प्रकार से वह समस्त सहायता देंगे जो कि वह दे सकते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त जो सभी है ये आपका सही जवाब है। फिर अगला है
यदि कोई व्यक्ति जांच के दौरान रजिस्ट्रार के समक्ष पेश कोई पुस्तक या फिर ऐसे कागज पत्र जो उनको पेश करना है, पेश करने से इनकार कर देता है, या फिर कोई प्रश्न अगर उसको पूछता है, वो प्रश्न का उत्तर देने से भी इनकार कर देता है, तो उसको कितना दंड दिया जाएगा? ठीक है, तो उसको 1,000 रुपये। लेकिन 1,000 रुपये में हमने पढ़ा था अधिकतम 1,000 रुपये, तो ये इस तरीके से आप कंफ्यूज होंगे, आप कम से कम है, यहाँ पे अधिकतम है, तो अधिकतम 1,000 रुपये। और 1,000 रुपये उसको किस तरीके से वसूला जाएगा? जैसे कि उसको न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया हो, मजिस्ट्रेट द्वारा जैसे कि जुर्माना लगाया हुआ हो, है ना, ऐसा तरीके से वसूला जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी सोसाइटी के लेनदार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सोसाइटी के पुस्तकों का निरीक्षण कर सकेगा? तो ये कौन सी धारा में है? ये धारा 60 में है, पुस्तकों का निरीक्षण। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा लेखाओं की संपरीक्षा 58 में, 59 में हमने क्या पढ़ा? जांच, और पुस्तकों का निरीक्षण पढ़ा हमने धारा 60 में। ये तीनों धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, डायरेक्ट नाम से ही याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन 15, यदि जांच के अधीन किसी निरीक्षण के परिणाम स्वरूप किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण या उसकी वित्तीय स्थिति या उसकी लेखा पुस्तकों में कोई त्रुटियां प्रकट होता है तो क्या करता है ना? तो क्या होता है? रजिस्ट्रार ऐसी त्रुटियां उस सोसाइटी की जानकारी में ला सकता है और रजिस्ट्रार आदेश कर सकेगा कि वह उन त्रुटियों का समय के भीतर उपचार करे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इस तरीके से अगर त्रुटि प्रकट होगा तो रजिस्ट्रार बताएगा भी और उपचार करने का भी आदेश देगा, तो विकल्प सी आपका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है आपका, कार्यवाहियों आदि पर व्यय के संबंध में क्या सही है? सोसाइटियों की निधियों में से कोई व्यय किसी कार्यवाही के खर्चों का चुकारा भुगतान करने के प्रयोजन से उपगत नहीं किया जाएगा, ये हमने पढ़ा था। और यदि जहां मामला अधिकारी या बोर्ड के पक्ष में चला जाए तब सोसाइटियों का जो फंड है वहां से प्रतिपूर्ति किया जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन, इसको मैंने बहुत डिटेल से भी बताया था, तो ये जो दोनों कंडीशन है वो दोनों कंडीशन सही है, मतलब विकल्प आपका ये सी है ना, विकल्प ए और बी दोनों सही है, ये वाला जो है सही हो जाएगा। है आपका, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटियों का परिसमापन निम्न में से किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो हमने देखा कि सोसाइटी का जो है परिसमापन किया जाता है धारा 69 के अंतर्गत, जबकि सहकारी सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है सहकारी बैंक का परिसमापन किया जाता है 69 क के अंतर्गत, और सहकारी सोसाइटी का परिसमापन धारा 69 के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अगला है, किसी सोसाइटी कितने सदस्यों द्वारा किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार सोसाइटी के परिसमापन पर आदेश जारी कर सकता है? तो कितने सदस्य? हमने देखा था 3/4 सदस्यों के आवेदन पर ही रजिस्ट्रार ऐसा कर सकता है। फिर अगला है, रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किए जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा यदि, कंडीशन आपको याद रखना है कि स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रार जो है किसी भी सोसाइटी का परिसमापन कैसे कर सकता है। तो हम सारे कंडीशन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना बंद कर दिया गया हो, तो ऐसा कंडीशन रहेगा तो रजिस्ट्रार परिसमापन का आदेश दे सकता है, ये कंडीशन सही है। दूसरा है, सोसाइटी मुख्यतः किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को सोचता है, तो ये कंडीशन भी सही हमने पढ़ा अभी जस्ट, है ना। सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों या फिर उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो कि रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध से संबंधित है इसका पालन नहीं किया, तो ये कंडीशन भी सही हमने पढ़ा था। जहां कोई प्राथमिक उधार सोसाइटी सदस्यों के से अपनी पूरी अतिशोध का जो मांग है लगातार कितना वर्ष भी याद रखना, लगातार 3 वर्ष तक वसूल नहीं कर पाता, तो ये कंडीशन भी सही है। तो ये चारों कंडीशन सही है। ऑप्शन जो डी है 1 2, ये ऑप्शन सी है 1 2 3 4, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है आपका, किसी भी सहकारी बैंक का परिसमापन निम्न में से किसके लिखित पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था जहां भी सहकारी बैंक दिखेगा आपको याद रख लेना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RBI। अगला है, सहकारी बैंक का परिसमापन निम्न में से किस धारा में निहित है? तो सहकारी बैंक का परिसमापन हमको कौन सी धारा में देखने को मिलता है? धारा 69 का क। ठीक है, क याद रखेंगे, सहकारी बैंक में याद रखेंगे क, जबकि सिर्फ धारा 69 है सहकारी सोसाइटी का, और यह है सहकारी बैंक। फिर अगला है आपका, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार समापक की नियुक्ति कर सकता है? तो समापक की नियुक्ति कौन से धारा के अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है धारा 70 के अंतर्गत। निम्न में से किस संस्था के संबंध में समापक को रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना न तो नियुक्त किया जाएगा न ही हटाया जाएगा? तो फिर क्वेश्चन आ गया, जहां भी RBI आएगा आप क्या याद रखेंगे? सहकारी बैंक। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सहकारी बैंक। फिर अगला है, धारा 70 के अंतर्गत समापक की नियुक्ति के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो चलिए कंडीशन हम समझते हैं।
रजिस्ट्रार समापक की नियुक्ति कर सकेगा, बिल्कुल कर सकता है। रजिस्ट्रार समापक को किसी भी समय हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है। रजिस्ट्रार किसी दूसरे व्यक्ति को भी समापक के स्थान पर नियुक्त कर सकता है, मतलब रिप्लेस भी कर सकता है। तो ये तीनों कंडीशन सही है, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही होगा। अगला है समापक की नियुक्ति के पश्चात सोसाइटी के संबंध में क्या सही है। तो जब भी समापक की नियुक्ति हो जाती है, हमने देखा कि जो बोर्ड है, बोर्ड की समस्त शक्तियां तो है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सोसाइटी के जितने भी कर्मचारी होंगे वो समापक के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विकल्प ए और बी दोनों सही, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है। किसी परिसमापित सोसाइटी के संबंध दायित्व की पूर्ति हो जाने के पश्चात अधिशेष रही आस्तियों का क्या किया जाएगा। अर्थात परिसमापित होने के बाद जो एक्स्ट्रा संपत्ति बचता है सोसाइटी का, उसका क्या किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं कंडीशन। उसके सदस्यों में विभाजित किया जाएगा, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। उसके सदस्यों में, ये गलत है, उसके सदस्यों में विभाजित नहीं किया जाएगा, तो दूसरा वाला सही है। किसी ऐसे उद्देश्य जो कि सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित हो, तो अगर सोसाइटी की नियमावली में वर्णित होगा ऐसा उद्देश्य में लगाया जा सकता है, ये कंडीशन भी आपका सही है। ठीक है, तो तीसरा भी सही हो गया। चौथा क्या है, यदि सोसाइटी की उपविधियों में उद्देश्य ये इस प्रकार का वर्णित ना हो, तब क्या कीजिएगा, किसी लोकोपयोगी उद्देश्य में इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये जो कंडीशन ये भी सही है, तो आपका ये गलत हो गया। 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किया गया है। तो सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि धारा 77, ये जो धारा है किसका है, ये है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। 1960 की जो धारा 77 है, इसके अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किया गया है। और इसका जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ऐसा पूछा जाए तो आप हाई कोर्ट से याद रख लेना, इसका मुख्यालय भी बिलासपुर में है। फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया कि इसका जो मुख्यालय है वो आपका बिलासपुर में है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करके भी मैंने आपको लिख दिया है, अगर आप PDF से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगला है राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है। अब हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपके, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इससे थोड़ा सा हट कर है, लेकिन जैसे मैंने मुख्यालय आपको बताया, पीछे मैं चले जाता हूँ, इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का, इसीलिए मैंने मुख्यालय से रिलेट करते हुए इसको भी इसी जगह अरेंज कर दिया ताकि आप दोनों को याद रख सकें और कन्फ्यूजन ना हो कि राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है आपका बिलासपुर, और राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग जो है सहकारी सोसाइटी से संबंधित निर्वाचन नामावली तैयार करने, ये सब काम करने का काम ये करता है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 50 ख, ये किसके अंतर्गत बनाया गया है, धारा 50 ख के अंतर्गत जो है राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपका रायपुर में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के कौन से अध्याय में अधिकरण का गठन ये आपको देखने को मिलता है। तो अध्याय 10 में हमको देखने को मिलता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 10 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में अधिकतम कितने अध्यक्ष एवं सदस्य हो सकते हैं। तो इसको मैंने आपको बताया था कि याद रखेंगे अध्यक्ष को हम सभापति भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर क्वेश्चन में सभापति लिखा हो तो भी आप उसको समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, और आपका सदस्य। तो आप याद रखेंगे इसमें एक अध्यक्ष या सभापति और सदस्य 2 होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के सदस्य बनने के योग्यता के संबंध में क्या सही है। तो ये सारे ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी आपका ऐसा ही आएगा और इसी ऑप्शंस में से आपको सारे पॉइंट्स याद रखने होगा और इसी पॉइंट्स में से क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। एक क्या कहता है, सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी जो अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न का ना हो। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। आपको याद रखना था कि अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति जो सहकारी आंदोलन से संबद्ध हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये भी आपका सही है, सहकारी आंदोलन से संबद्ध अशासकीय व्यक्ति मतलब जो लाभ के पद पर धारण ना करता हो, ये होना चाहिए। तीसरा है कोई ऐसा अधिवक्ता या फिर प्लीडर जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। तो ये गलत है, हमने क्या पढ़ा था कि 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो कोई ऐसा अधिवक्ता या फिर प्लीडर या फिर इसको सिंपली आप वकील भी याद रखेंगे, इस अधिवक्ता मतलब एडवोकेट होता है, जिसे सहकारी आंदोलन क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये जो 3 पॉइंट है वो सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के सदस्य बनने की योग्यता के संबंध में सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा PDF में। ये अध्यक्ष हैं,
पहले हमने सदस्य वाला पढ़ लिया था, अब ये हम बात करें अध्यक्ष के बारे में कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष कौन बन सकता है, उसकी क्या योग्यता हो सकता है। तो पढ़ते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, ये हमने पढ़ लिया था, ऑप्शन ये आपका ठीक है। अगला पढ़ते हैं, कम से कम 5 वर्ष के लिए जिला न्यायाधीश के पद में रह रहा हो, ये भी एक योग्यता है। तो विकल्प ए और बी दोनों योग्यता होना चाहिए। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप डी भी देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, विकल्प ए या बी दोनों में से कोई एक अगर योग्यता है तो अध्यक्ष बनने के ये योग्य होगा। ऐसा नहीं है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ऐसा दोनों का कंपल्सन नहीं है। दोनों में से अगर कोई एक भी है तो भी वो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष बनने के योग्य होगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अध्यक्ष कब बन सकता है, अगर वो उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश बनने योग्य हो, ऐसा नहीं लिखा है, रह चुका हो। और दूसरा, अगर ये नहीं है तो कम से कम 5 वर्ष के लिए जिला न्यायाधीश के पद में रहा हो। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन है तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक कंडीशन का अगर वो होगा तो वो अध्यक्ष बन सकता है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही होगा, विकल्प ए या दो, दोनों में से कोई भी एक योग्यता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है आपका 8वां, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य कितने कालावधि के लिए ये जो पद है वो धारण कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा था कि न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष, ये ऑप्शन डी है आपका सही होगा, ठीक है। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये सारे कथन को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें सही या गलत ढूंढेंगे, ठीक है। जिसके अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण किया हो पुनर्युक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जिसने भी, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, जिसके उसको जिसने कर लेंगे थे, जिसने भी अध्यक्ष या फिर सदस्य का पद धारण किया हो वो पुनर्युक्ति के लिए पात्र होगा। मतलब दोबारा अगर उसका कार्यकाल खत्म हो गया तो वो दोबारा पुनर्युक्ति के लिए पात्र होगा। तो ये तो कंडीशन है वो सही नहीं होगा। ये जो दूसरा कंडीशन है, जिसने अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण किया हो पुनर्युक्ति के लिए पात्र होगा, ये कंडीशन सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल खत्म होने से पहले पद से त्याग पत्र नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, तो ये कंडीशन सही है। तो हमने क्या देखा कि 2 सही 4 सही टिक करते जाते हैं, 2 सही 4 सही। अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार की अनुज्ञा से कोई ऐसा अन्य पद की नियुक्ति या नियोजन धारण कर सकेगा जो अधिकरण में उसकी स्थिति, मतलब जो स्थिति में वो पद धारण किया है उसी के आसपास का होना चाहिए, असंगत नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी सही है, हमने पढ़ा था। फिर अगला है, कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए निर्रहित मतलब अयोग्य हो जाएगा यदि वह किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के साधारण निकाय से भिन्न किसी बोर्ड का सदस्य हो, अर्थात साधारण निकाय का बोर्ड का ही होना चाहिए, इससे भिन्न किसी बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी है पॉइंट, ये आपका सही है। तो आपका यहाँ पे देखते हैं कि 2 4 5 6, 2 4 5 6, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला है आपका, यदि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है या फिर सही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हो तो कौन अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का जो भी अध्यक्ष है या फिर जो भी सदस्य है अपना जो भी कर्तव्य है उसको सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है तो कौन उसको निकाल सकता है, ठीक है, पद को उसको कौन समाप्त कर सकता है। तो राज्य सरकार, इसको याद रखेंगे, ठीक है, राज्य सरकार। यदि अधिकरण के सभापति या सदस्य का पद रिक्त हो जाए जब तक कि अध्यक्ष के पद की रिक्ति भरी ना जाए तब तक कि निम्न में से कौन अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इसका ये क्या कह रहा है, अगर अधिकरण का जो सभापति है या फिर अध्यक्ष है उसका कार्यकाल समाप्त हो गया या फिर उसने छुट्टी ले लिया है, ठीक है, या फिर किसी भी कारण से वो पद रिक्त हो जाता है और अचानक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है तो अध्यक्ष किन में से चुना जाएगा। ऑप्शन है आपका, अध्यक्ष सदस्यों में से चुना जाएगा, ऐसा हमने तो नहीं पढ़ा था। ज्येष्ठतम सदस्य, ये याद रखेंगे, ठीक है, जो सदस्य सबसे ज्येष्ठ होगा, सबसे वरिष्ठ होगा, उसको चुना जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका सही रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो टाइपिंग थोड़ी मोड़ी मिस्टेक है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये राज्य है, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ जो भी गलत है। अगला है, अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकरण के सदस्यों में से न्यायपीठों का गठन कौन करेगा। तो न्यायपीठों का गठन हमने देखा था कि अधिकरण का अध्यक्ष करेगा और अधिकरण के शक्तियों में से ही न्यायपीठों का गठन किया जाएगा ताकि वे जो भी न्यायपीठ होंगे वो न्यायपीठ अधिकरण के जो शक्तियाँ होंगे, कर्तव्य होंगे, उनका जो है निर्वहन सही तरीके से कर सके। इसलिए अधिकरण का जो अध्यक्ष है अधिकरण के सदस्यों में से ही न्यायपीठों का गठन करेगा। अगला है, अधिकरण के ऐसे न्यायपीठों में कितने सदस्य होंगे। अभी जो अधिकरण का न्यायपीठ है जो सदस्य इसको गठित करेगा सदस्यों में, अध्यक्ष गठित करेगा सदस्यों में से ताकि अधिकरण की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग कर सके। तो ऐसे न्यायपीठों में सदस्य कितने होंगे, तो यहाँ पे याद रखेंगे 2 या 2 से अधिक, कितना
दो या दो से अधिक सदस्य ऐसे न्यायपीठ में हो सकते हैं। अगला है आपका, किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश के संबंध में क्या सही है? अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा। आदेश किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट सही हैं और विकल्प ए और बी ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी अपील हो या फिर पुनरीक्षण हो या फिर पुनर्विलोकन हो, अधिकरण द्वारा अगर पारित किया है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि वो जो निर्णय अधिकरण ने पारित किया है वो अंतिम होगा, निश्चायक होगा और उसको किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत मतलब उसके समक्ष नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अधिकरण अथवा रजिस्ट्रार किसी हितबद्ध पक्षक या आवेदक पत्र प्राप्त होने पर किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे? अर्थात अधिकरण जो है कौन से धारा के अंतर्गत पुनर्विलोक कर सकता है? तो याद रखेंगे धारा 77 का। फिर अगला, किसी आदेश के पुनर्विलोकन का आवेदन कब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा? जब तक ऐसा आदेश जो भी आदेश दिया गया हो उस आदेश को 90 दिन के भीतर ना किया होगा। तो आदेश के पारित किए जाने की तिथि के 90 दिवस के भीतर फाइल ना किया गया हो, ये ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला आपका, अधिकरण किसी सिविल न्यायालय में निहित निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी? तो अधिकरण को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी हम देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि अधिकरण को शक्तियां प्राप्त है सिविल न्यायालय में जो शक्तियां निहित है, तो सिविल न्यायालय में निहित निम्न में से कौन सी शक्तियां जो है वो अधिकरण को प्राप्त है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला, शपथ पत्रों मतलब एफिडेविट्स जो भी होते हैं द्वारा तथ्यों का सबूत। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने पढ़ा था कि ये अधिकरण की शक्ति में से एक है। ठीक है, जो एफिडेविट्स होते हैं उसके द्वारा सबूत इकट्ठा करना। फिर अगला है, किसी व्यक्ति को समन मतलब आह्वान करना, बुलाना, हाजिर करना, ठीक है, तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। ठीक है, तो बुलाना, शपथ की परीक्षा करवाना, ये शक्ति भी अधिकरण को है। अगला, किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या फिर पेश किए जाने के लिए विवश करना। अर्थात अगर अधिकरण को किसी भी व्यक्ति से कोई दस्तावेज चाहिए तो उसको ये शक्ति है कि उसके प्रकटीकरण या फिर पेश किए संबंधी आदेश दे सकता है, तो ये भी सही है। फिर अगला है, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना। जो भी साक्षी होंगे उसको परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी करने की जो शक्ति है ये भी अधिकरण के पास है। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है, रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें निम्न में से किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? तो धारा कौन सी धारा है जिसके आपको याद रखना कि अपील की जा सकती है? रजिस्ट्रार और अधिकरण के समक्ष। ठीक है, तो धारा 78 के अधीन रजिस्ट्रार और अधिकरण के समक्ष जो है अपीलें की जा सकती है। अब यहाँ पे हम याद रखेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अधिकरण के समक्ष अपीलें कब की जा सकती हैं? तो देखिए, रजिस्ट्रार के समक्ष अपीलें कब की जा सकती है हमने पढ़ा था, यदि अपर रजिस्ट्रार या फिर संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न कोई और जो कि रजिस्ट्रार के अधीनस्थ मतलब नीचे हो, अगर कोई आदेश पारित करता हो तो रजिस्ट्रार के समक्ष जो है अपील की जा सकती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अधिकरण के समक्ष कब अपील की जा सकती है? तो यदि आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार तीनों में से किसी के द्वारा पारित किया गया हो तब जो है अपील अधिकरण के समक्ष की जा सकती है। और रजिस्ट्रार के समक्ष अपील कब की जाएगी? अगर अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न मतलब इन दोनों के अलावा कोई आदेश पारित किया हो किसी अधिकारी के द्वारा तो रजिस्ट्रार के समक्ष अपील की जाएगी। और अगर अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार इन तीनों ने आदेश कोई पारित किया है और उसके खिलाफ अपील करना है तो अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी। और ये जो दोनों कंडीशन है अपील वाला, ये किस में देखने को मिलता है? धारा 78 में देखने को मिलता है। जो इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सहकारी बैंक से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, एडीओ के लिए मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी तो एडीओ में कुछ क्वेश्चन आए थे, उसको मैंने अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है। ये बोला कि कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन तो सही है। वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है जबकि सहकारी बैंकों को सहकारी सोसाइटी अधिनियम से शासित किया जाता है, ये भी सही है। सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित है, ये कथन गलत है। दरअसल में वाणिज्यिक बैंक का नियंत्रण करता है आरबीआई, ना कि सहकारी बैंक का। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है आपका, सहकारी बैंकों को किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? मैंने आपको बताया था कि ना तो ये सरकारी अर्थात गवर्नमेंट है, ना तो ये निजी है, अर्थात ये उपरोक्त तो दोनों तो नहीं है। तो ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका आ जाएगा। एडीओ 2017 के पेपर में इसको पूछा गया था।
फिर अगला आपका छोटे ऋण प्राप्त करने के लिए कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? सहकारी बैंक को, ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से दिया जाता है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या कहलाता है? शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये शेयर धारक, ये आपको याद रख लेना। फिर अगला आपका निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण जो है सहकारिता बैंक के माध्यम से। सहकारी ऋण संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया था? एकदम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, 1904 में पारित किया गया था। फिर अगला है, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ये भी आपका 1904 में किया गया था। भारत में सहकारिता के जनक किसको माना जाता है? फ्रेडरिक निकोलसन। जबकि छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो भारत और छत्तीसगढ़ ये दोनों डेटा ही एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे माना जाता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। कौन सा संविधान संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है? 97 संविधान संशोधन 2011। 97 संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया? 2011 में ये लाया गया और 15 फरवरी 2012 में ये लागू हुआ। 97 संविधान संशोधन के तहत कौन से अनुच्छेद में सहकारिता शब्द जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 19 1 का सी, या तो ब्रैकेट में लिखा रहेगा 1 का ग। अगला है, 97 संविधान संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 में सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में कौन सा नया जो है अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 43 का ब। 97 संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? भाग 9 का ब। तो ये सब ब बी ये याद रख लेना है ना। संविधान के भाग 9 ब में कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? हमने इसको काउंट किया तो था 12, लेकिन आंसर इसका 13, शायद एक आध हमने काउंट करना भूल गया होगा। इसको आप काउंट कर लीजिएगा फिर से। इसमें 13 है, ठीक है। अगर टाइपिंग में भी मिस्टेक हो गया तो हो सकता है छूट गया होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर 13 लिया गया है, तो ये 13 ही होगा, क्योंकि 243 भी उसी के अंदर ही आया शायद, है ना। तो 13 ले लेना, उसमें डिटेलिंग उतना नहीं था, तो 12 ही शायद टाइप हो रहा होगा। 13 आप याद रख लेना, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में सहकारी समितियों के संस्थापन का प्रावधान है? ये है आपका अनुच्छेद 243 ZI, और यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारा है, लेकिन ZI आपको याद रखना है। फिर अगला है, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के लागू होने की तिथि मैंने आपको बताया था 15 फरवरी 2012। सहकारी समितियों के गठन संबंधी नियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानमंडल, हमने पढ़ा था ना। तो राज्य के विधानमंडल के पास, या फिर विधान सभा, यही चीज़, एक ही चीज़ है। फिर अगला है, सहकारी समिति बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम संख्या। निदेशकों की अधिकतम संख्या जो है वो 21 होनी चाहिए। बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा? कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। अगला है, बोर्ड में ST SC और महिलाओं के लिए कितने सीट का आरक्षण होना चाहिए? तो ST SC के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीट। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के खातों का अनुरक्षण तथा हर वित्तीय वर्ष में कम से कम कितने बार खाते का अनुरक्षण कराएगा? वित्तीय वर्ष में कम से कम 1 बार। राज्य विधानमंडल प्रत्येक सहकारी समिति की आम सभा का बैठक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के कितने माह के अंदर बुलाएगी? 6 माह के अंदर। वर्तमान में कुल कृषि ऋण का लगभग कितने प्रतिशत सहकारी समितियों द्वारा दिया जाता है? या तो आप 27% याद रखना, या तो 27 से 30, ठीक है, 30 के आसपास। फिर अगला आपका, सहकारी बैंकों की संरचना कितने स्तरीय है? सहकारी बैंकों की संरचना 3 स्तरीय है। सबसे ऊपर आपका आता है राज्य स्तरीय, जैसे कि अपेक्स। उसके नीचे आता है आपका जिला। उसके नीचे आपका आता है प्राथमिक कृषि साख समितियां, ये आपका ग्राम स्तरीय रहता है। ये हमने पूरा डिटेलिंग कर लिया। सहकारी बैंकों की संरचना में सबसे निचले स्तर पर कौन आता है? तो सबसे निचले स्तर पर आता है प्राथमिक कृषि साख समिति, ये ग्राम स्तर पर रहता है। अल्पकालिक ऋण की अवधि कितने माह की होती है? अल्पकालिक ऋण की अवधि होती है 15 माह।
मध्यकालिक ऋण की अवधि होती है 15 माह से 5 वर्ष, और दीर्घकालिक ऋण की अवधि होती है आपका 5 वर्ष से अधिक। ठीक है, दीर्घकालिक 5 वर्ष से अधिक। राज्य में वर्तमान में कुल कितने प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं? 2058, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्राथमिक कृषि साख समितियों में कुल कितने लाख सदस्य हैं? 29.05 लाख। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है आपका, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिला सहकारी बैंक है? तो 5 संभाग के मुख्यालय प्लस राजनांदगांव, टोटल 6। किस वर्ष सबसे पहले मद्रास में भूमि बंधक बैंक की स्थापना किया गया? 1929 में भूमि बंधक बैंक की स्थापना किया गया था। किस वर्ष जिला कृषि सहकारी एवं ग्राम विकास बैंक का जिला सहकारी केंद्रीय विकास बैंक में संविलियन किया गया? 2014 में। ठीक है, 2014 में संविलियन किया गया। कृषकों को अल्पकालिक कृषि प्रयोजन हेतु दिए जाने वाला ब्याज मुक्त ऋण की अधिकतम सीमा कितनी होती है? अधिकतम सीमा होती है 5 लाख की। कृषकों को कब से ब्याज मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? 1 अप्रैल 14। अल्पकालिक कृषि ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात कितना होता है? ये थ्योरी में हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ आप देख लो। नगद और वस्तु का अनुपात होता है 60:40, अर्थात 60% पैसे जो है वो आपको नगद मिल जाएगा, इसका आप कुछ भी करो, आपके ऊपर है। 40% जो है आपका वस्तु, जैसे कि खाद, उर्वरक, ये सब मिलेगा। राज्य में मार्कफेड एमएसपी पर, मतलब जो है मिनिमम जो समर्थन मूल्य है, उस पर कौन से फसल के उपार्जन का कार्य करता है? ठीक है, तो यहाँ पे धान और मक्के का उपार्जन का काम करता है मार्कफेड। जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? ट्राइफेड की स्थापना की गई 1987 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नैफेड की स्थापना कब हुई? नैफेड की स्थापना गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1958 को की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता जो दिवस है वो कब से मनाया जाता है? 1922 से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को, सैटरडे को, है ना। जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट सैटरडे। हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? उसका थीम था सहकारिता से एक बेहतर विश्व का निर्माण।